मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द क्लास ऑफ जीके यानी सामान्य ज्ञान विद राघवेंद्र राजपूत। शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, दूध को दही के रूप में खट्टा करना उदाहरण है। पहला क्वेश्चन बहुत टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। इससे 4-5 क्वेश्चन बनेंगे पहले प्रश्न से, और इसी तरीके के 35 प्रश्नों का मैंने संग्रह किया है। कमर कस लीजिए और तब तक कसे रहिए जब तक आप वर्दी न पहन लें। तो इसमें ऑप्शन 4 हैं, साबुनीकरण, किण्वन, स्त्रीकरण। इनमें से कोई नहीं। साबुनीकरण होता है साबुन निर्माण की प्रक्रिया, साबुन बनाने की प्रक्रिया साबुनीकरण होती है, जिससे हम नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, जिससे उसको हम डिटर्जेंट कहते हैं। किण्वन में क्या बनता है? सिरका बनता है, दही बनता है, शराब अथवा अल्कोहल बनती है। ठीक है, इतनी चीजें किण्वन में। स्त्रीकरण में क्या बनता है? सुगंधित तेल, सुगंधित तेल जो बनते हैं उसको हम स्त्रीकरण कहते हैं। ठीक है, अब जो किण्वन क्रिया होती है, ये किण्वन क्रिया क्या होती है देखिए, हम आपको समझा दें सही से। दही दूध जो होता है, दूध में लैक्टोज शर्करा होती है। कौन शर्करा होती है? लैक्टोज शर्करा। इस लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदला जाता है। लैक्टिक अम्ल, इसमें बैक्टीरिया कौन सा काम करता है? लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदलने के लिए बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, इस बैक्टीरिया के द्वारा बदला जाता है। ये होती है शर्करा और ये होता है अम्ल। शर्कराएं होती हैं मीठी और दूध में होती है लैक्टोज शर्करा, इसीलिए दूध मीठा होता है। और जब दही बनता है तो इस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा इस शर्करा को लैक्टिक अम्ल में तोड़ दिया जाता है, लैक्टिक अम्ल बना दिया जाता है। तो इसलिए दही खट्टा होता है, क्योंकि अम्ल खट्टे होते हैं। चलिए, दूध में केसीन प्रोटीन होती है। कुछ पौधों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं यदि वे फल भक्षी पक्षियों के पाचन से न गुजरें। जो पक्षी कुछ होते हैं, किसी फल को खा लेते हैं, फल भक्षी पक्षी, और फल को खाने के बाद मल के रूप में वो उसके बीज को त्यागते हैं, तब वो बीज उगता है। ऐसे कुछ पौधे होते हैं, उनकी वजह होती है बीज आवरण अपारगम्यता। बीज का कवच इतना कठोर होता है कि वो कवच जो है बीज को उगने से रोक देता है, बीज उग ही नहीं पाता। और जब कोई जानवर उसको, जब कोई पक्षी उनको खा लेता है, तो ये कठोर जो भित्ति होती है ऊपर वाली, ये अपघटित हो जाती है, टूट जाती है, और उसके मल से निकलने के बाद ये आराम से बीज उग जाता है। शीत निष्क्रियता होता है सर्दी में जो बीज निष्क्रिय हो जाते हैं। अनुर्वरता होता है जिस बीज की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाए। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया? ये लखनऊ में स्थापित किया गया है। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक, और एशिया का प्रथम है, विश्व का दूसरा डीएनए बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध डॉली भेड़ किस तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई है? ये क्लोनिंग तकनीक के प्रति अस्तित्व में आई है। ठीक है, किसके प्रति? क्लोनिंग तकनीक के प्रति। क्लोनिंग तकनीक क्या होती है? वांछित डीएनए का खंड इस तरीके से डीएनए को काट करके वहाँ पर कराया जाता है, उसके बाद में इससे नए जीव तैयार किए जाते हैं, उनको क्लोनिंग जीव कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में 2 जनकों का संकरण कराया जाता है। पार्थेनोजेनेसिस स्पर बनने की प्रक्रिया है। टिश्यू कल्चर, ये होता है ऊतक संवर्धन। प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? प्रकाश संश्लेषण, सूर्य का प्रकाश होता है और सूर्य के प्रकाश से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, यानी C6H12O6 यही तो बनाते हैं। तो ये होता है ग्लूकोज। ये क्या है? रासायनिक तत्व है, तो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाएगी। यांत्रिक ऊर्जा, जिसमें अपनी ही धुरी पर कोई चक्कर बनाता है, जैसे पंखा। पंखा में जो विद्युत ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा में बदली जाती है। ऊष्मा, जो ऊष्मा प्रकट होती है तो वहाँ पर ऊष्मीय ऊर्जा होती है। और ताप, जैसे जमीन गर्म होना, किसी वस्तु का गर्म होना, वो ताप ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की जड़ों द्वारा लिया जाने वाला जल
क्या होता है भूमिगत जल? भूमिगत जल होता है जिसको हम कुओं से निकालते हैं, उस जल को हम भूमिगत जल कहते हैं। वर्षा का जल आप सभी लोग जानते हैं। केशिका जल, यही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही जाएगा। केशिका जल, जमीन में केश नलियाँ होती हैं इस तरीके से बहुत महीन महीन, उन केश नलियों में जो जल भरा होता है वही जल पौधों के जड़ों द्वारा लिया जाता है। और पौधे जड़ों द्वारा नहीं लेते हैं, पौधों की जड़ें जो होती हैं इस तरीके से, ये पौधा हो गया और ये पौधे की जड़ हो गई। पौधों की जड़ों में ये मूल रोम होते हैं। क्या होते हैं? मूल रोम। इस मूल रोम के द्वारा जल और खनिज लवणों का अवशोषण किया जाता है। यहाँ पर होता है मूल गोप, जो भूमि को रगड़ से बचाता है, जड़ों को। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग उत्पन्न होता है? आयोडीन की कमी से आप सभी को पता है घेंघा रोग उत्पन्न होता है। ठीक है। मलेरिया से प्रभावित अंग है, अगर आप लोगों ने मलेरिया परजीवी जो होता है उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। क्या होता है? प्लाज्मोडियम। अगर आपने प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र सही से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि तिल्ली और आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाएं प्रभावित होती हैं, बोन मैरो प्रभावित नहीं होती है, मस्तिष्क और आंख का तो सवाल ही नहीं उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया? ये किया गया बलवंत राय मेहता के द्वारा। ठीक है, बलवंत राय मेहता के द्वारा किया गया। और त्रिस्तरीय समिति इसको क्यों कहते हैं? कि इसमें एक ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत, और फिर होता है क्षेत्र पंचायत, और एक होता है जिला पंचायत। 3 स्तर होते हैं तो इसीलिए इसको त्रिस्तरीय कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई? असम राज्य के द्वारा सबसे पहले जीएसटी की पुष्टि की गई। और जीएसटी होती है 0% पे होती है, 5% पे होती है, 12% पे होती है, और 18%, और अधिकतम होती है 28%। यानी किसी भी वस्तु पर 28% से अधिक जीएसटी नहीं लगाई जा सकती है। ठीक है, 0 से 28 तक होती है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और भारत का प्रथम बैंक जो है वो पंजाब नेशनल बैंक है, लेकिन इसका ऑप्शन जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये सबसे बड़ा बैंक है। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन हैं? एम.एस. स्वामीनाथन जी हरित क्रांति के प्रणेता हैं। हरित क्रांति किसके लिए लाई गई थी? अन्न उत्पादन के लिए। ठीक है, कौन सी फसल? इससे गेहूं की फसल को लाभान्वित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें कुछ है नहीं और कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि की है? तिलहनों के उत्पादन की बात हम जहाँ करेंगे वहाँ पीली क्रांति आ जाएगी। नीली क्रांति होती है मछली उत्पादन से यानी मत्स्य पालन से। श्वेत क्रांति होती है दूध उत्पादन यानी दुग्ध उत्पादन से। हरित क्रांति की बात होगी जहाँ, वहाँ होगा अन्न उत्पादन यानी हरी फसलों का उत्पादन। ठीक है, चलिए। भूरी क्रांति होती है उर्वरक उत्पादन। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? भारत की सबसे छोटी नदी है सोन नदी, 701 किलोमीटर की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? दिन और रात हमेशा विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा। ये रही विषुवत रेखा, ये होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर। ऊपर होती है कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ये उत्तरी अक्षांश होता है। नीचे होती है मकर रेखा, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है। ठीक है, दक्षिणी अर्धगोलार्ध, उत्तरी अर्धगोलार्ध। और इसके बाद में जो प्राइमेरिडियन रेखा की बात कर रहे हैं, ये प्राइमेरिडियन रेखा ये होती है 0 डिग्री देशांतर रेखा इसको बोलते हैं, या प्राइमेरिडियन बोलते हैं। और ध्रुव ये होते हैं, ये हुआ दक्षिणी ध्रुव और ये क्या हुआ? उत्तरी ध्रुव। ठीक है, चलिए अगला है काजल कुंभ रेगिस्तान। ये काजल कुंभ रेगिस्तान भैया कौन सा होता है? यार ये गलत लिख दिया, इसका नाम होता है कजाइल कुंभ रेगिस्तान। कजाइल
कुम रेगिस्तान, कज़ाइल कुम रेगिस्तान होता है इसका नाम, और ये तुर्कमेनिस्तान में है, उज्बेकिस्तान में है और कजाकिस्तान में और है। कहाँ पर है? कजाकिस्तान। यानी ये 2 ऑप्शन तो इसमें सही है। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान में फैला हुआ है, तो इसमें 2 ऑप्शन चले जाएंगे सही। ठीक है। और 2 दरिया हैं जिनके बीच में ये है, उन दरियों के नाम हैं, सीर दरिया और अमू दरिया। ठीक, ये 2 दरिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो ये कांगो नदी है। जो विषुवत रेखा भी हमने आपको बताई है, ग्लोब रहा, ग्लोब पर जो बीच की रेखा होती है 0 डिग्री अक्षांश पर, ये विषुवत रेखा कही जाती है। इस विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है कौन सी नदी? कांगो नदी। ठीक है। कांगो नदी के बाद में हम बात करेंगे नील नदी की। ये कहाँ की नदी है? ये अफ्रीका की नदी है कांगो नदी। और नील नदी दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। ये अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, नील नदी सबसे बड़ी नदी है दक्षिण अफ्रीका की, सबसे बड़ी नदी दक्षिण अफ्रीका की है। और एक नदी और है भारत की, भारत की नदी है माही नदी। कौन सी है? माही नदी। ये जो 0 डिग्री के ऊपर उत्तरी अक्षांश पर 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है माही नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं, अभी और कुछ बकाया रह गया है। कांगो नदी का एक नाम और होता है, इसे जायरे नदी और कहते हैं। अगर जायरे नदी से आ जाए तो वो कांगो नदी होती है। ठीक है। और अफ्रीका महाद्वीप में की ये प्रमुख नदी है और इसकी लंबाई है 4700 किलोमीटर। ठीक है। और अफ्रीका की सबसे विशाल नदी कौन सी है? वो नील नदी है। ये सबसे विशाल, ये दूसरे नंबर की थी कांगो नदी। और ये भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। तो देखिए, अब क्रम से आपको बता दें कि अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदी कौन सी है? कांगो नदी। नील नदी ये मध्य अफ्रीका की नदी है। ठीक है। और इसी के साथ साथ एक नदी और है, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी जो है वो दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख नदी है। दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। और ये दक्षिण अफ्रीका की जो लिम्पोपो नदी है, ये मकर रेखा को 2 बार पार करती है। अब आपको हम ग्लोब बना करके समझा देते हैं। देखिए, ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री पर कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। इसको क्या कहेंगे? विषुवत रेखा। ये रेखा कौन सी है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, ये मकर रेखा है। और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। कर्क रेखा को 2 बार पार करती है माही नदी, ये भारत की नदी है। और विषुवत रेखा को ये कांगो नदी 2 बार पार करती है। कांगो नदी का नाम जायरे नदी भी है। और मकर रेखा, ये जो मकर रेखा है ये वाली, इस मकर रेखा को दक्षिण भारत की लिम्पोपो नदी 2 बार पार करती है। कौन सी? लिम्पोपो। तो ये 3 नदियां हैं और ये 3 रेखाएं हैं। इन कौन कौन सी रेखा किस किस नदी को पार करती है मैंने बता दिए। इससे बनने वाला क्वेश्चन आपका छूट नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करेंगे। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? कौन सा? करो या मरो का नारा दिया था। किसने दिया था करो या मरो का नारा? महात्मा गांधी ने दिया था। ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन। अगर सन की बात की जाए तो सन 1942 की बात करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस एक अधिनियम ने, किसी की जगह पर किस कर लीजिए, किस एक अधिनियम ने भारत के संघीय शासन की व्यवस्था दी? भारत में संघीय शासन की व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा दी गई।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर आंदोलन के प्रमुख नेता थे, ये लाला हरदयाल सिंह गदर आंदोलन के प्रमुख नेता थे। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर गदर आंदोलन का पूछा जाए कि ये संगठन कब बना था, गदर आंदोलन, गदर पार्टी जो है गुलाम भारत में अंग्रेजों को स्वतंत्र कराने के लिए बनाई गई थी और इसके नेता थे हरदयाल। और इसका गठन पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1913 की बात करेंगे। 1913 में अगर तारीख पूछ दी जाए तो 21 अप्रैल 1913 की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? चौरी चौरा घटना ये 1922 की घटना है। कहाँ की घटना है? गोरखपुर की घटना है। चौरी चौरा की घटना कहाँ की है? गोरखपुर की। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है, सॉरी उत्तर प्रदेश का ज़िला है गोरखपुर। गोरखपुर ज़िले में एक स्थान है चौरी चौरा। यहाँ पर जो है एक ट्रेन को शिकार किया गया था, लूटा गया था या ट्रेन पर हमला किया गया था भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा, तो इसीलिए उसका नाम चौरी चौरा कांड पड़ा। अगर तारीख की बात की जाए तो ये 5 फरवरी, ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। चलिए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन 1905 किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन की बात करेंगे। ठीक है, बंगाल विभाजन किस ब्रिटिश वायसराय के द्वारा किया गया था? ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर जो है फूट डालने का उद्देश्य था हिंदू मुसलमानों में राष्ट्रवाद की भावनाएं, उनको आहत करना, ये सारे उद्देश्य थे इनके। इसी के विरोध में एक आंदोलन चलाया गया था, इसको स्वराज आंदोलन कहा, स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में विदेशी यानी अंग्रेजी जो वस्तुएं थी, ब्रिटिश वस्तुएं थी, उनका बहिष्कार किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है। तो ये स्थित है बेलूर मठ। कहाँ स्थित है? बेलूर मठ। स्थापना कब की गई? स्थापना की गई 1 मई 1897 की बात करेंगे। ठीक है, 1 मई 1897 को मिशन की स्थापना और किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना अगर ये पूछा जाए किसके द्वारा की गई तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की। किस शहर में की थी? मुंबई शहर में की थी। ऑप्शन चला जाएगा मुंबई। कब की थी? 1875 में की थी। अगर बात पूछ दी जाती है कि मुंबई के पास कौन सा स्थान था, वो स्थान था गिरगांव। कौन सा स्थान था? गिरगांव। यहाँ पर की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य जो थे, सॉरी रामकृष्ण स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये की गई स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष की गई थी? पहली जनगणना की बात करेंगे 1872 में की गई थी। किसके शासनकाल में की गई थी? मेयो के शासनकाल में। नियमित जनगणना की बात करेंगे 1881। किसके शासनकाल में की गई थी? रिपन के शासनकाल में। मतलब पहली जनगणना 1872 में हो गई, फिर उसके बाद जनगणना नहीं हुई। 1881 में ये नियमित जनगणना शुरू कर दी गई रिपन ने कि हर 10 वर्ष के बाद जनगणना की जाएगी। अगला है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान था मैसूर का शासक। कहाँ का शासक था टीपू सुल्तान? टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। और इसकी मृत्यु आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान
1799 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में कालीकट में उतरा। और ये अगर पूछ दिया जाए किस रास्ते से आया था तो समुद्री मार्ग से आया था। अगर आपसे पूछे किस रास्ते से आया था तो आप लिखेंगे समुद्री मार्ग। समुद्री मार्ग से आया। कहाँ पर आया? भारत आने वाला सबसे पहला नाविक है। और ये कौन सा नाविक था? यूरोपीय नाविक था। कौन सा था? यूरोपीय नाविक था। और कहाँ पर आया? उत्तमाशा। उत्तमाशा अंतरीप पर पहुंचने वाला पहला यूरोपियन नाविक था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी को किसने लिखा? आईने अकबरी के लेखक आप सभी को पता होगा, अबुल फजल की बात करेंगे। आईने अकबरी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया है? अकबर और हेमू के बीच पानीपत का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया। इसमें मुगल बादशाह अकबर और हेमचंद विक्रमादित्य या फिर हेमू कहा जाए, इन दोनों के बीच हुआ था। और इसकी तिथि पूछी जाए तो 5 नवंबर की बात करेंगे। 5 नवंबर 1556 का ये युद्ध है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर? हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ये धौलावीरा नगर है। 3 भागों में विभाजित था। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात में। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। लोथल ये भी गुजरात में है। यहाँ से मणमूर्तियाँ जुटे हुए मणमूर्तियाँ प्राप्त हुई। धान की भूसी प्राप्त हुई। कहाँ से? लोथल से। और कालीबंगा से जुते हुए खेत प्राप्त हुए। जुते खेत। ठीक है। इतनी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। एक बढ़िया तरीके से अपना नोट्स तैयार करते जाइएगा, भले ही वीडियो रोकनी पड़े आपको। और अगर पीडीएफ लेना चाहो तो इसमें हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उस पर सारी पीडीएफ पड़ी होती हैं। जितनी भी वीडियो बनाते हैं उनकी पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। SS स्टडी पॉइंट AZ हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल की लिंक दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? सत्यमेव जयते महावाक्य मुंडक उपनिषद से है। अगर इसमें पूछा जाए कि सत्यमेव जयते जो है वो क्या है, तो ये महावाक्य है। कहाँ से उद्धृत है? मुंडक उपनिषद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद हमारा सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। अगर पूछ दिया जाए कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। अगर पूछा दिया ऋचाएँ कितनी हैं? 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इंद्र के लिए कितने इसमें ऋचाएँ हैं? 250 ऋचाएँ हैं। अग्निदेव के लिए कितनी ऋचाएँ हैं? 200 ऋचाएँ हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण होता है, ये क्या होता है? परिनिर्वाण, निर्माण भी नहीं, परिनिर्वाण, गलत टाइपिंग है। परिनिर्वाण प्राप्त किया, कहाँ किया? ये कुशीनगर। इसी को कुशीनारा कहते हैं। वाराणसी में है ये कुशीनारा। कुशीनारा भी कहते हैं इसको। ठीक है। कुशीनगर या कुशीनारा कहते हैं। इन्होंने एक खीर खाई थी, उसके बाद में इनको जो है मृत्यु हो गई थी। इनको परिनिर्वाण कहा जाता है, इनकी मृत्यु को। ठीक है। और भोजन किसके द्वारा, जो खीर या भोजन जो दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था? चुंदू द्वारा दिया गया था। उसका नाम था चुंदू। ठीक है। इसके द्वारा दिया गया था। भोजन उपरांत प्राप्त करने के बाद इनकी जो है मौत हो गई। बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगर बात की जाए कि कुशीनगर में
या कुशीनारा में कब की ये बात है, इनको परिनिर्माण किस सन में प्राप्त हुआ था, तो आप 483 ईसा पूर्व की बात करेंगे। 483 ईसा पूर्व का समय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? देखिए, जैन तीर्थंकर, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में। 24 में 24वें तीर्थंकर कौन हैं? महावीर दास, स्वामी महावीर का होते हैं, 24वें तीर्थंकर हैं। और पहले तीर्थंकर हैं ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। ये कौन से हैं? प्रथम। और पारसनाथ, इनको इस तरीके से लिखा जाता है, ऐसे करके गलत छपा है, पार्श्वनाथ, ये 23वें तीर्थंकर हैं। कौन से हैं? 23वें तीर्थंकर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया? देव नाम प्रिय की बात आती है तो देव नाम प्रिय सम्राट अशोक का नाम है। सम्राट अशोक के अन्य नाम भी आपको बताते चलें। देव नाम प्रिय के साथ साथ इनका नाम है प्रियदर्शी। प्रियदर्शी भी इन्हें कहते हैं। प्रियदर्शी के साथ साथ इन्हें बुद्ध शाक्य भी कहते हैं। ठीक है, ये अच्छा, ये अशोक का जो नाम उल्लेख है 4 अभिलेखों में जो मिलता है, ये अभिलेख हैं। एक तो मास्की अभिलेख है, गुर्जरा अभिलेख है, 2 अभिलेख ये हो गए, और नेतूर अभिलेख, नेतूर अभिलेख, और नेतूर अभिलेख के बाद उडे गोलम, उडे गोलम, इतने अभिलेखों में ये नाम मिलता है। जूनागढ़ के अभिलेख रुद्रदामन में भी अशोक का नाम है। ठीक है, तो ये हमने आपके क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। बहुत कम समय में 35 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। बने रहिए हमारे साथ हमेशा हर वीडियो में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए